माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में चलाए जा रहे एसआईआर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष पुनरीक्षण अभियान। इसके आधार पर मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर गतिविधियां संचालित है। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि 4 दिसंबर के तक ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार कर दी जाए। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के राज्य में लगभग सभी दल, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लगभग सभी दल अपना अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। वह इस पूरी प्रक्रिया से असहमत भी है। कई मुद्दों पर लेकर के उनकी नाराजगी है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया संपादित की जा रही है, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं और जितनी जल्दी इसको कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, वह जनहित में नहीं है, वह राज्य के लोगों के हित में नहीं है। एसआईआर को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों में की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के लगभग सभी विपक्षी दल इसके एसआईआर के तौर तरीकों को लेकर के सहमत है। कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। टीएमसी के सांसदों ने भी पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर कराया जा रहा है, इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने मुकदमे दाखिल किए हैं और चुनौती दी है। संभवतः किसी भी मुकदमे में एसआईआर को प्रतिबंधित करने की बात नहीं की गई या रोकने की बात नहीं कही गई है, लेकिन जिन राज्यों में विशेष हालात हैं वहां इसको स्थगित करने की बात कही गई है। जैसे केरल के नेताओं के द्वारा दाखिल जो याचिका है, उसमें कहा गया है कि वहां चूंकि स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको रोक दिया जाए। पश्चिम बंगाल के भी लोगों का कहना है कि चूंकि राज्य में चुनाव है और अगले साल मार्च अप्रैल में भी वहां चुनाव होना है, तो इतनी जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। और जल्दीबाजी में अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो उसमें आम लोगों के साथ भेदभाव भी हो सकता है, उनके मताधिकार से वो वंचित भी किए जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से यह प्रक्रिया जल्दीबाजी में नहीं की जा सकती, क्योंकि इतने कम समय में इन्यूमरेशन फॉर्म लोगों को पहुंचाना, उनसे फॉर्म भरवा लेना, भरवाने के बाद उनसे वापस लेना, अगर किसी पे आपत्ति है तो उस आपत्ति पर उनके जवाब लेना और फिर मतदाता सूची तैयार करना, यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं पूरी की जा सकती। यह पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेताओं का और वामपंथी नेताओं का भी कहना है। टीएमसी के नेताओं ने का एक शिष्टमंडल कल 28 नवंबर को मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था। निर्वाचन आयोग गया था शिष्टमंडल, डीके ओब्रायन साहब उसके नेता थे और पार्टी के तमाम सांसद उसमें शामिल थे। वहां भी लोगों ने एक सवाल उठाया कि उसमें एक बड़ा मुद्दा था जिसमें ये बात कही गई कि राज्य में 40 के लगभग बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनकी जान चली गई है। वो दबाव में उनको काम करना पड़ रहा है। इसके कारण से या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली या अन्य बीमारियों के कारण, अन्य जो दबाव में होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके कारण उनको जान गंवानी पड़ी है। एक व्यापक चर्चा किया गया टीएमसी के नेताओं के द्वारा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी का शिष्टमंडल संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ा। ओब्रायन साहब और महुआ मोइत्रा दोनों लोगों ने वहां से निकलने के बाद जो बातें कही, उससे वो निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट थे। उन्होंने यहां तक कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह भी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलओज को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
तो बड़ा सवाल है कि जिस राज्य में चुनाव है, वह चुनाव भी 3-4 महीने के बाद है, वहां एसआईआर की प्रक्रिया कराई जानी चाहिए या नहीं। यह सवाल बिहार में भी उठा था। बिहार में चुनाव भी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में मामला भी लंबित रहा, कोई निर्णय नहीं आ पाया, और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर वहां बिहार विधानसभा का चुनाव भी होगा। इस चुनाव को लेकर के, बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम को लेकर के भी विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, सिविल सोसाइटी के लोगों की प्रतिक्रिया है, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। मतदाता सूची ऐसे तैयार की गई जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा हुआ या सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हुआ। इसी तरह के आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगाए जा रहे हैं, और ये स्वाभाविक सा सवाल है कि आखिर आम नागरिकों से मतदाता सूची में बने रहने के लिए अभिलेख क्यों मांगे जा रहे हैं। जो नागरिक पिछले कई दशकों से इस देश में रह रहे हैं, उस राज्य विशेष में रह रहे हैं, उनकी भौतिक सर्वेक्षण करा करके उनको मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास क्यों निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा। आम नागरिकों से इस तरह के अभिलेख और इस तरह के आवेदन क्यों मांगे जा रहे हैं। देश के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यह माना जाता है, यह कहा जाता रहा है कि जो इस देश का निवासी है वह मतदाता सूची में शामिल होगा, जो पात्र जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और मतदाता बने रहने के लिए जो अन्य अर्हताएं हैं वो पूरी करता हो। और निर्वाचन आयोग अपने आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर, भौतिक सत्यापन के आधार पर मतदाता सूची तैयार करता रहा है। नए मतदाता जो मतदाता सूची में शामिल होना चाहते थे, उनके लिए एक आवेदन पत्र बनाया गया है, और उसको भर करके वो मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सत्यापन वहां भी आवश्यक है। ऐसे में 1952 से, मानिए पहली बार देश में मतदाता सूची तैयार की गई थी, वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया से इतर यह नई प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। इस देश में एसआईआर कभी नहीं हुआ, रिवीजन हुआ, रिवीजन हमेशा होता रहा है। साल के पहले महीने में, जनवरी के महीने में रिवीजन होता है। ऐसे लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जो 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं। ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाते हैं, या तो जो दिवंगत हो गए हैं, या वो अपना आवास या अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके चले गए हैं अस्थायी रूप से। वो गांव के लोग बताते हैं कि नहीं चले गए, अभी यहाँ रहते नहीं, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाता है। यानी कोया का पूरी की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग पर निर्भर रही है। निर्वाचन आयोग के जो कारकुन है उनके ऊपर निर्भर रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करें, और जो जिनका नाम मतदाता सूची से में नहीं होना चाहिए उनका नाम अलग करें। इस प्रक्रिया में पूरी की पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों को दे दी गई है। इसको लेकर के विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इसका जबरदस्त विरोध है, लेकिन टीएमसी, सत्तारूढ़ टीएमसी जितने मजबूती के साथ एसआईआर का विरोध कर रही है हर मंच पर, चाहे निर्वाचन आयोग से मिल करके, चाहे न्यायालय में राजनीतिक बयानबाजी करके, सड़कों पर उतर कर, वह एसआईआर के समर्थन नहीं कर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। लेकिन एसआईआर के कारण वह इस कोशिश में भी लगी हुई है कि उसकी वजह से मतदाता सूची से उसके समर्थकों के नाम कट न जाए। मेरी जानकारी है कि राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में, हर इलाके में, हर बूथ पर टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए हुए हैं कि किसी भी मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। इस कारण से कि वो अनपढ़ है, इस कारण से कि संसाधनहीन है, या जो एसआईआर के लिए आवश्यक अभिलेख है वह उस जुटा नहीं पा रहा है। इसमें सहयोग करने की जिम्मेदारी टीएमसी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, और यह टीएमसी का कार्यकर्ता लगातार सक्रिय। एसआईआर के कारण टीएमसी के मतदाताओं के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको लेकर के टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी का संगठन लगातार सक्रिय है। यह सक्रियता मैं कह सकता हूं कि बिहार में जहां सबसे पहले एसआईआर कराया गया, वहां के जो सबसे प्रभावी दल है, जिसका ग्रास रूट लेवल पे संगठन है आरजेडी,
उतनी सक्रियता मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी। कांग्रेस की भी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी। जो थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाई पड़ी थी वो थी सीपीआई माले की। फिर भी SIR बिहार में तो हो गया, तो चुनाव ही हो चुका है। लेकिन टीएमसी SIR का विरोध के साथ साथ SIR के किसी प्रतिकूल असर से बचने का लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि SIR के माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। और यह जो धारणा बनी है वह अनायास भी नहीं है। जब बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि राज्य में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे, 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में है। वह इस आधार पर उन्होंने कहा था कि ये जो घुसपैठिए हैं या जो दिवंगत हो चुके हैं या जिन्होंने जो अपना शहर छोड़ के जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के बीच में यह धारणा बनी हुई है कि SIR के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। किसी को एतराज नहीं हो सकता अगर कोई व्यक्ति दिवंगत है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। अगर किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम अगर मतदाता सूची से अलग कर रहे हैं, जिस आधार पे उनका नाम अलग किया जा रहा है वह उन कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन कारणों को सार्वजनिक करते हुए वो पूरी की पूरी सूची विभिन्न मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथ पर सार्वजनिक रूप से लगाई जानी चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं पूरी होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में जो आज याचिकाकर्ता है उन्होंने बात उठाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भी निर्वाचन आयोग ने नई सूची तो प्रकाशित की, लेकिन जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी अलग से कोई सूची नहीं दी। जिन लोगों के नाम जोड़े गए उनका भी अलग से कोई सूची नहीं दी। एक सम्यक एक पूरी की पूरी सूची उन्होंने प्रकाशित कर दिया। इसमें कौन नए हैं, किन लोगों के नाम कटे हैं, यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर छोड़ी गई कि वो अपना मिलान करते रहे। निर्वाचन आयोग पर गैर पारदर्शी तरीके से काम करने के भी आरोप लगते रहे। यह कहा जाता रहा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी मतदाता सूची राजनीतिक दलों को, सिविल सोसाइटी को उपलब्ध करावे जो मशीन के द्वारा यानी कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जा सके और उसका विश्लेषण करने में, लोगों के नाम तलाशने में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता सूची उपलब्ध थी उसमें किस तरह के फेरबदल किए गए हैं, इसका आसानी से और प्रभावी तरीके से अध्ययन किया जा सके। निर्वाचन आयोग मशीन से पढ़े जाने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यह जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को लेकर के पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं में हलचल है और SIR का विरोध करने के साथ साथ वह SIR के प्रतिकूल प्रभाव से अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। केवल टीएमसी सड़कों पर विरोध ही नहीं कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित होकर के अपनी बात नहीं कर रही है। वह टीएमसी वह SIR को लेकर के जमीन पर भी सक्रिय है कि अगर यह प्रक्रिया चलती ही रही, इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो उसका असर उसके मतदाताओं के ऊपर न पड़े। यह आरोप लगाया जा रहा है कि SIR के माध्यम से एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो, जो NDA के अनुकूल हो। यह आरोप लग रहा है और उसका सबसे बड़ा आधार यह माना जा रहा है कि ये SIR की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से काटा गया तो उसको यह साबित करने, उसको कोई नोटिस जारी हो, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाए, उससे अभिलेख मांगे जाए, यह प्रक्रिया नहीं पूरी की जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि BLO बूथ लेवल ऑफिसर वो लोगों के घरों पर जाएंगे, लेकिन इसकी भी शिकायत है कि वो घरों पर नहीं जा पा रहे हैं। ये संभव ही नहीं है। अगर व्यवहारिक रूप से आप देखें कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर 300-400 मकानों में जाना, उन मकानों में रह रहे मतदाताओं के फॉर्म भरवाना, फिर उनको अपलोड करना
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर या जो वेबसाइट तैयार की गई है, ये आसान काम नहीं है। ढेर सारी सुविधाएं लोगों के पास आती हैं, तो उनकी समस्या है कि व्यवहारिक तौर पर उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और अगर वो नहीं जाएंगे और केवल इधर उधर से जानकारी एकत्रित करके मतदाता सूची में को तैयार करने का प्रयास करेंगे तो उसको लेकर के तरह के सवाल पैदा होंगे। एक और समस्या जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है वो यह है कि बीएलओज के प्रति लोगों की नाराजगी, अगर किसी का नाम मतदाता सूची में से कटने की स्थिति आ रही है या वो अपने आवेदन पत्र समुचित तरीके से नहीं भर पा रहे हैं तो उनकी पूरी की पूरी नाराजगी बीएलओ के खिलाफ ही प्रकट हो रही है। यह भी एक चिंताजनक बात है। निर्वाचन आयोग को यह देखना चाहिए कि एक ऐसा कार्य जो अतीत में लंबे समय तक प्रभावी तरीके से संचालित किया जाता रहा है, उसको एक निश्चित समय अवधि में, भी पर्याप्त समय अवधि नहीं है, उसको पूरा कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या इससे चुनाव की प्रक्रिया में शुचिता आ जाएगी? क्या इस प्रक्रिया इतने कम अवधि में इस प्रक्रिया को पूरी कराने से चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी? आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके कारण से निर्वाचन आयोग उन राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया संचालित कर रहा है जहां चुनाव होने हैं? उत्तर प्रदेश में जैसे ये प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं। गहन पुनरीक्षण का कार्य के लिए पर्याप्त समय है, बीएलओज को पर्याप्त समय दिया जा सकता है, लेकिन 4 दिसंबर तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाए, इसके लिए दबाव की जो स्थिति बनी हुई है यह व्यवहारिक नजर नहीं आती। हो सकता है कि प्रशासनिक रूप से यह सही हो, लेकिन तार्किक रूप से उचित नहीं है, व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। इस किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए बीएलओज को या इस प्रक्रिया में लगे हुए लोगों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अतिरिक्त दबाव या अनावश्यक दबाव तरह तरह के ऐसे हालात पैदा करते हैं जिसमें लोग निराश होते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं। त्यागपत्र की घटनाएं सामने आई उत्तर प्रदेश में, बीएलओ के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की घटनाएं आई, आत्महत्या की खबरें आई, दबाव के कारण होने वाले बीमारियों से लोगों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। यह चिंता पैदा करती है। आखिर हम ऐसी प्रक्रिया क्यों अपना रहे हैं जिस प्रक्रिया में शामिल लोगों को उनके जीवन पे बन जा रही है? यह इस पर निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि इस विषय पर निर्वाचन आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की बातों के ऊपर कोई सकारात्मक रुख नहीं अख्तियार किया। तो एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में जहां यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है बिहार के बाद, उन सभी राज्यों में हलचल है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर आप कह सकते हैं कि उतनी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में प्रतिक्रियाएं हैं। राजनीतिक दलों के मन में आक्रोश है और ये आरोप लग रहे हैं कि यह पूरी की प्रक्रिया गैर पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यह आरोप कितना सही है और कितना गलत है, इस विषय में निर्वाचन आयोग को निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव की कोई भी प्रक्रिया हर तरह के संशय से, हर तरह के विवाद से, हर तरह के प्रश्नों से मुक्त होना चाहिए और यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, चुनाव में आदर्श आचार संहिता को मजबूती के साथ और पारदर्शी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया वह इस तरीके से संचालित करें कि चुनाव को लेकर के इस देश के नागरिकों में किसी भी तरह का संशय न हो। एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में उठ रहे सवाल, एसआईआर को लेकर के केरल में उठ रहे सवाल निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह इन विषयों इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के राज्य के नागरिकों को संतुष्ट करें और ये बताने का प्रयास करें कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया उनके हित में है, न कि जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.